महादेव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर साइंस, जिसमें मैं रविंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। चलिए, तो आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है, यानी पहला जो अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। इसके अपन ने 2 या 3 क्लासेस पढ़ ली, छोटी छोटी क्लासेस हैं। उनको अगर आपने पहले नहीं देखा तो पहले जाकर उन क्लासेसों को देखें और फिर आगे आप इस क्लास को समझेंगे तो आपको बेहतर तरीके से आपको क्लास समझ में आ जाएगी। तो आज की क्लास का अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखिए। इस वर्ष यानी 2020 के लिए एनसीईआरटी पेपर यानी मध्य प्रदेश बोर्ड के लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपके इस अध्याय से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जो अधिकांश तरह ऐसे क्वेश्चन पूछने के चांस ज्यादातर रहते हैं। तो मेरी ये कोशिश है कि आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाओ, इसलिए मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ तो आप बताओगे। मैं यहाँ पे आप बिल्कुल कंटिन्यूसली अपनी क्लास कर सकते हो, ठीक है। तो बिना देरी के हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करें, ताकि मेरे भी मोटिवेटेड रहूं आगे वीडियो बनाने के लिए और आपकी और आपके फ्रेंडों की भी कंटिन्यू तैयारी चलती रहे। चलिए, तो बिना देरी के हुए आज के क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है, विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखिए। देखिए, विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया होती क्या है, इनके बारे में अपने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। आज केवल इनके बारे में अंतर में बात करें तो थोड़ा सा समझते हैं क्या होती है विस्थापन, क्या होती है द्विविस्थापन। जैसे देखिए, समझिए, मैंने कहा सबसे पहले अपन बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में समझते हैं। किसके बारे में समझेंगे अपन? विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। चलिए देखिए, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कोई सब्सटेंस है, एक तत्व है ए बी, एक पदार्थ क्या है ए बी, क्या है ए बी प्लस एक पदार्थ है सी और डी। ए भी क्या है? एक प्रकार का पदार्थ है, इंग्लिश में इनको कहते हैं मैटर। इसको भी क्या बताओगे आप? मैटर। देखिए, यानी ए भी एक पदार्थ है, सी डी एक पदार्थ है। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा कि इसमें जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा, वो इसके साथ किसी अन्य तत्व को विस्थापित कर देगा। या आप समझने के लिए केवल इतना मानिए कि केवल यहाँ पे क्या है? सी है केवल कितना है? सी कोई एक तत्व है। सी क्या है? कोई तत्व है, जैसे इंग्लिश में कहा जाता है एलिमेंट। क्या कहते हैं? ऐसे समझिए आप। तो देखिए, यहाँ पर जो सी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ए भी दिख रहा है, तो सी भी आप ऐसे समझिए, सी भी क्या है? एक अधिक क्रियाशील तत्व है, यानी अधिकांश ज्यादा एक्टिव एलिमेंट है। तो यह क्या करेगा? यह सी इसको किसी ना किसी जो इसमें कम क्रियाशील तत्व होगा उसको क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। यानी जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा Cb प्लस ए। देखिए, अब मैंने कहा कि AB की रिएक्शन C से कराई तो अपन को परिणाम मिला Cb प्लस ए। यानी देखिए, यहाँ पर जो आपको C दिख रहा है वो अधिक क्रियाशील है, किससे? ए से। अधिक क्रियाशील का मतलब यह इससे ज्यादा क्रिया करता है। तो ए को क्या कर दिया इसने? ए के साथ से इसको हटा दिया। ए के साथ से इसको किसने हटा दिया? सी ने हटा दिया। तो सी कैसा हो गया? अधिक क्रियाशील। ए कैसा हो गया? कम क्रियाशील। तो ए को इसमें क्या कर दिया? अलग कर दिया। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, यानी उसके स्थान को बदल देता है, तो ऐसी अभिक्रिया को अपन विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में इसे डिप्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। डिप्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, यही पहला पॉइंट इसमें ये लिखा है कि इसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। इसमें क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया पहला पॉइंट यही लिखा है कि इसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। जैसे अगर मैं इसको और तरीके से एक और समझाना चाहूँ तो आप ऐसे समझिए। जैसे समझिए, मानी राजू और रानी दोनों की जोड़ी है, यानी राजू की गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? रानी। बताओगे। अब देखिए, एक लड़का आता है बीच में, इन दोनों के बीच में पवन। कौन सा आता है? पवन। तो क्या है, पवन जो है ना वो राजू से ज्यादा पैसे वाला है। पवन के पास क्या है? पैसा ज्यादा है। किसकी तुलना में? राजू की तुलना में। तो आपको लड़कियों की हरकत तो पता ही होगा, लड़कियां कम पैसे वाले को छोड़ के कहाँ चली जाएंगी? ज्यादा पैसे वाले के साथ। यानी ए रानी अब किसके साथ चली जाएगी? आप बताओगे? पवन के साथ। तो यानी कि पवन की अब गर्लफ्रेंड कौन बन जाएगी? रानी। और राजू बेचारा क्या हो जाएगा? अकेला। राजू कैसा हो जाएगा? अकेला। यानी पवन अधिक क्रियाशील था, किसकी तुलना में? राजू की तुलना में। तो रानी किसके साथ जुड़ गई? रानी जुड़ गई पवन के साथ, और राजू का क्या हो गया? ब्रेकअप। आप समझ पा रहे हो इसको? तो यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो जाए? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के साथ विस्थापित हो जाता है, उन्हें अपन विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
इतनी बात याद रखोगे। चलिए अब सेम इसी तरह अपन दूसरी बातों को समझते हैं। जैसे देखिए अभी क्या होगा, अभिकारकों का आदान प्रदान, केवल किसका होगा, कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व को इसने विस्थापित कर दिया। अब समझने की कोशिश करते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया को। किसको समझने की कोशिश करते हैं, द्वि विस्थापन अभिक्रिया को। अब देखिए द्वि विस्थापन में क्या होगा, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कोई चीज लूं, जैसे ए बी एक पदार्थ है और सी और डी एक पदार्थ है। जब इनके बीच रिएक्शन हुई, ए बी की रिएक्शन मैंने सी डी से कराई, तो एक किसके पास चला गया, सी के पास, बी किसके पास चला गया, डी के पास। यानी कि ए ने किसके साथ जुड़ गया, सी के साथ, और बी जुड़ गया डी के साथ। यानी अब देखिए, अब आपको एक चीज तो पता ही होगा कि जो चीज रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है, यानी ये जो इस साइड की एरो के इस साइड, तो इन चीजों को अपन कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक, या इनको दूसरा नाम दिया जाता है क्रियाकारक। क्रियाकारक याद रखोगे, इंग्लिश में इनको कहते हैं रिएक्टर। इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं, रिएक्टर कहते हैं। अब देखिए अब जो एरो के इस साइड वाले हैं, तो इनको अपन नाम देते हैं क्रियाफलिया उत्पाद। क्या बताओगे आप, इनको कहते हैं क्रियाफलिया उत्पाद। इंग्लिश में इनको कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहोगे, इंग्लिश में इनको कहते हैं प्रोडक्ट। जैसे देखिए अगर मैं बात करूं, मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा हो गया, क्या हो गया, मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा हो गया। अब मेरे झगड़े में क्या हुआ, उसने मेरे सर पे एक चोट मार दी, उसने मेरे सर पे मान ली ईंट मार दी। क्या मार दी, ईंट। तो यानी उसके मेरे बीच में रिएक्शन हुई, यानी कि क्रिया तो हुई, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला, आप बताओ कि मेरे सर में क्या मार दी उसने, ईंट, और मेरे सर में ब्लड निकलने लग गया, खून निकलने लग गया, यानी मेरा सर क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। तो पहले अभिकारक ने आपस में रिएक्शन की, उसका कोई ना क्रिया का जो फल निकलेगा उसे क्रियाफल, या उसको अपन उत्पाद यानी प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। तो इसमें देखिए जो अभिकारक है, क्या है, अभिकारक। अभिकारक कितने हैं, अभिकारक क्रियाकारक कितने हैं, एक तो ए है, एक बी है, दो ए इधर है, दो इधर है, चार है। क्रियाफल भी कितने, एक दो तीन और चार। लेकिन ए किसके साथ जुड़ गया, सी के साथ, बी किसके साथ जुड़ गया, डी के साथ। यानी अभिकारक के जो आयन है, अभिकारक के जो क्या है, आयन्स है, उनके बीच क्या हो रहा है, आदान प्रदान। यानी इस तत्व के, इसने इसके आयन के साथ जोड़ लिया, इसने ये वाला इसके आयन के साथ जुड़ गया। यानी तो इसमें दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के आयनों के बीच क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। यानी जैसे मान लीजिए एक परमाणु क्या है, ए बी है, एक परमाणु क्या है, सी डी है। तो इसमें दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के आयनों, क्या कहा, परमाणु या परमाणु के आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। आप क्या बताओगे, दो या दो से आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे यहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है, इसमें आदान प्रदान। चलिए इसको थोड़ा और सिंपल वे में समझते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो थोड़े इसको और थोड़ा सा क्या समझते हैं, आसान तरीके से समझते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल समझिए, जैसे राजू की गर्लफ्रेंड है रानी। याद रखोगे, राजू की गर्लफ्रेंड कौन है, रानी। सेम इसी तरह एक पवन लड़का है, अब पवन लड़के की गर्लफ्रेंड है मीना। क्या नाम है पवन की गर्लफ्रेंड का नाम, मीना। तो देखिए अब क्या होगा, किसी कारणवश राजू और मीना और पवन, राजू और रीना, पवन और मीना, इन दोनों के बीच क्या पड़ गई, दरार। तो क्या हुआ, राजू ले गया किसकी गर्लफ्रेंड को, पवन की को, और पवन ले आया राजू की गर्लफ्रेंड को। तो इस साइड जो कंपाउंड क्या बनेगा, राजू किसके साथ जुड़ जाएगा, मीना के साथ। राजू किसके साथ जुड़ जाएगा, मीना के साथ। यानी अभिक्रिया के आयन कौन है, चार है, राजू, रीना, पवन और मीना। तो अब राजू किसके साथ जुड़ गया, मीना के साथ, प्लस एक कंपाउंड बनेगा, पवन किसके साथ जुड़ जाएगा, तो आप बताओगे रानी के साथ। पवन किसके साथ जुड़ जाएगा, रानी के साथ। तो अपनी यानी अभिकारक के आयनों के बीच क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। तो आपकी ये अभिक्रिया कहलाएगी द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी इंग्लिश में इसको डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। याद रखोगे, इंग्लिश में आपको कोई लेना देना नहीं है, इंग्लिश का अलग बेस्ट रहेगा। देखिए यानी इसको अपन क्या कहते हैं, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अगले पॉइंट की बात करें इसमें विस्थापन में, तो देखिए इसमें किसी लवण से उसका तत्व अधिक क्रियाशील तत्व के साथ विस्थापित हो जाता है। कोई भी लवण है, कोई भी सोल्ट है, उसमें क्या होता है, जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व के साथ विस्थापित हो जाता है। वो मैं पिछले पॉइंट में समझा चुका हूँ। इसमें क्या होता है, किसी लवण से उसका तत्व अधिक क्रियाशील तत्व के साथ उसका क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। सेम इसी तरह इसमें क्या है, इसमें एक नए उत्पाद के निर्माण के लिए, एक नए उत्पाद के निर्माण के लिए अभिकारकों के बीच आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है।
यानी इसमें एक नए किसी कंपाउंड को यदि बनाना है द्वि विस्थापन में, तो उसके अभिकार के आयनों के बीच क्या होता है, आदान प्रदान होता है। एग्जाम्पल याद रखोगे, जैसे CuSO4 यानी जो कॉपर सल्फेट होता है, उसमें यदि लोहे का पाउडर डाल दिया, यानी लोहे का चूर्ण अगर आप डाल दोगे तो उसमें आयरन सल्फेट का निर्माण हो जाएगा और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। सेम इसी तरह देखिए यहाँ पे क्या है, NaSO4 है और BaCl2, यानी NaSO4 की रिएक्शन किसी कराई जाए, BaCl2, इसको कहते हैं क्या, सोडियम सल्फेट कहते हैं, इसको बोलते हैं बेरियम क्लोराइड। क्या कहते हैं, बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ से Ba किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, आप बताओगे, SO4 के साथ। Ba किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, क्या बताओगे, SO4 के साथ। Ba यहाँ से रिएक्शन करेगा SO4 के साथ और क्या बना लेगा, BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट बना लेगा। और बचा क्या, Na2 यानी सोडियम के 2 अणु बने और सोडियम क्लोरीन के 2 अणु बने, तो क्या बन जाएगा, 2NaCl। याद रखोगे। तो अभी आपने क्या पढ़ लिया, अभी आपको इसका क्या लेना है, स्क्रीनशॉट। अगर आपने इस कॉपी पेन पेपर लेके नहीं बैठे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर आपने ले लिया है तो अच्छी बात है, अगर आप कॉपी पेपर पेन लेके बैठे हो तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए तो मैं इसके आगे अभी पढ़ाता हूँ, आप तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो अपन समझते हैं अब इससे आगे क्या होता है, अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अभी अपन ने विस्थापन तथा द्वि विस्थापन अभिक्रिया में अंतर पढ़ लिया है। अब इसके बाद अपना क्वेश्चन आता है 2023 के लिए जो एग्जाम आने वाला है क्लास 10 का, उसके लिए 3 स्टार क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, यानी जो लोहे कॉपर सल्फेट का विलयन होता है, जब लोहे की कील को उसके अंदर डाला जाता है तो विलयन का रंग डाला जाता है, तो विलयन का रंग बदल जाता है, क्यों। तो विलयन का रंग बदल जाता है क्यों, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है, क्यों। चलिए, तो इससे पहले मैंने अभी अभी आपको जो विस्थापन अभिक्रिया लिखा है उसके एग्जाम्पल में एक सूत्र लिखाया होगा, CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu, यानी उस वह किसके कारण होता है, डिप्लेसमेंट रिएक्शन के कारण होता है, यानी विस्थापन अभिक्रिया के कारण ऐसा होता है। चलिए बातों चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लिया अपने, आंसर देखिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, क्या कह रहा है आंसर में, कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग हल्का हो जाता है। जैसे मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो कॉपर सल्फेट होता है, क्या होता है, कॉपर सल्फेट, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए डायग्राम की तरफ, ये मैंने एक पात्र लिया है, क्या बताओगे, ये मैंने क्या लिया है, एक पात्र लिया है, इस पात्र के अंदर मैंने CuSO4 का विलयन भर दिया है, यानी कॉपर सल्फेट, क्या भर दिया है, कॉपर सल्फेट। और आप एक बात और याद रखना, कॉपर सल्फेट जो होता है उसका रंग होता है नीला, कैसा कलर होता है, नीला, यानी कि ब्लू। कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है, तो आप बताओगे ब्लू कलर का, यानी नीले रंग का होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब आप नीले कलर को पानी में डालोगे तो पानी का विलयन, जो सॉल्यूशन है यानी कि विलयन बनेगा, उसका रंग कैसा होगा, नीला। लेकिन इसमें जब अपन लोहे की कील डालते हैं तो इसका नीला रंग कैसा हो जाता है, हल्का, यानी पहले यह लाइट ब्लू था, वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा हल्का ब्लू हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, हल्का ब्लू, यानी कि थोड़ा नीला जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। क्यों होता है, क्योंकि जो इसमें अपन लोहे की कील डालते हैं, अब लोहा तो आपको पता ही है, लोहे को अपन कहते हैं आयरन, जिसका सिंबल होता है Fe, यानी जो लोहा होता है, क्योंकि जो लोहा होता है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, लोहा जो होता है ना वो कॉपर से कैसा होता है, अधिक क्रियाशील होता है, जिसके कारण होता क्या है कि जो होता क्या है, आप बताओगे, कि जो आयरन होता है वो कॉपर को क्या कर देता है, उसकी जगह से विस्थापित कर देता है। विस्थापित करने का मतलब होता है, मैंने आपको पिछली रिएक्शन बताई विस्थापन अभिक्रिया, उसमें विस्थापन करने का मतलब उसको उसके स्थान से हटा देता है और स्वयं उसके स्थान पर बैठ जाता है, तो अधिक क्रियाशील होता है। इसलिए जो लोहा यानी कि जो क्या होता है, आयरन होता है, वो कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। यही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। और लोहे द्वारा कॉपर के विस्थापन के कारण, यानी लोहे द्वारा कॉपर का क्या होता है, विस्थापन, इसके कारण क्या होता है, आयरन सल्फेट का निर्माण होता है। इसके कारण किसका निर्माण होता है, आयरन सल्फेट का निर्माण होता है। इतनी बात याद रखोगे। इसका सूत्र वही है जो मैंने उसमें लिखाया था, CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu, यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि आप लोहा यानी कि आयरन डालोगे तो FeSO4 यानी आयरन सल्फेट का निर्माण होता है। कहाँ लिखा है, ये लिखा है, आयरन सल्फेट का क्या होता है, निर्माण होता है, और कॉपर क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। इतनी चीजें समझ में आ गई। इसको दोबारा से समझिए होता क्या है, जैसे देखिए
जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए, किसकी कील को? लोहे की कील को। तो लोहे की कील में स्वाभाविक से आपको पता है क्या होगा? आयरन, यानी कि आयरन होगा। लोहे की कील को किसमें डुबाया जाता है? कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के विलयन में डुबाया जाता है, के विलयन में डाला जाता है या डुबाया जाता है। तो विलयन का जो नीला रंग होता है, विलयन का क्या होता है? जो नीला रंग होता है वो कैसा हो जाता है? अब बताओ, विलयन का नीला रंग हल्का हो जाता है। ऐसा होता किस कारण? ऐसा होता है इसलिए क्योंकि जो लोहा यानी कि जो आयरन होता है, लोहा यानी कि जो क्या होता है? आयरन, वो कॉपर से कैसा होता है? वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। कैसा होता है? लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। इसलिए क्या होता है? लोहा यानी जो आयरन होता है वो कॉपर को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। कॉपर को क्या कर देता है? विस्थापित, यानी कॉपर को उसके स्थान से हटा देता है और स्वयं उसके स्थान पर बैठ जाता है, विस्थापित कर देता है। लोहे द्वारा, यानी लोहे के द्वारा कॉपर के विस्थापन के कारण, किसके कारण? कॉपर के विस्थापन के कारण किसका निर्माण होता है? आप बताओगे, आयरन सल्फेट का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर लिखा भी है CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu, यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में जब आप आयरन को डालोगे तो क्या बनेगा? आयरन सल्फेट बनेगा और कॉपर क्या हो जाएगा? इसमें से अलग हो जाएगा। आप इसको डायग्राम की सहायता से देख सकते हो। जैसे मैंने इसमें क्या भरा है? कॉपर सल्फेट का विलयन। इसमें मैं जैसे क्या डालूंगा? आयरन, यानी लोहे की कील को डालूंगा तो यह इस कॉपर को यह आयरन क्या कर देगा? विस्थापित, और आयरन सल्फेट के साथ कौन जुड़ जाएगा? आयरन बन जाएगा, आयरन सल्फेट, और कॉपर क्या हो जाएगा? अलग। क्वेश्चन आई होप आपको भली भांति आपको याद हो चुका होगा। चलिए अब समझते हैं अपन संचारण। अगला क्वेश्चन है अपना कि संचारण को उदाहरण देकर समझाइए। क्या होता है संचारण? जिसे इंग्लिश में कहते हैं रस्टिंग। क्या कहते हैं? रस्टिंग। देखिए संचारण क्या होता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो संचारण क्या होता है? जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा, आपके घर परिवार या घर में ही, घर के अंदर आपके जो घरों के गेट होते हैं, आपके घरों की खिड़कियां होती हैं, वो अभी इस प्रेजेंट के टाइम में अधिकांशतर व्यक्ति एल्यूमिनियम की वस्तुओं का उपयोग करते हैं। लेकिन अब पहले के जमाने में या अभी भी उपयोग किया जाता है किसका? लोहे का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? लोहे का उपयोग किया जाता है। तो आप लोगों ने भली भांति देखा भी होगा कि जो लोहा होता है उस पर जंग लग जाती है। क्या लग जाती है? लोहे पर जंग। और तो धीरे धीरे उसके ऊपर एक परत से चढ़ जाती है और धीरे धीरे वो उससे हटने लगती है। जो परत होती है वो लोहे की वस्तु से हटने लगती है, जिसके कारण लोहा कैसा हो जाता है? धीरे धीरे गलने लगता है। यानी बाद में एक समय ऐसा आता है कि लोहे का जो गेट वगैरह उसमें क्या हो जाते हैं? छेद हो जाते हैं, या जो कोई भारी भरकम चीज़ है वो गल कर कैसी रह जाती है? थोड़ी सी रह जाती है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। अब साइंस के हिसाब से समझ लेते हैं क्या होता है संचारण। क्या होता है? देखिए, जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, किसमें? वायुमंडल में। अब एक चीज तो आप भली भांति जानते हो कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है? आप कहोगे बिल्कुल पाई जाती है। तो क्या होता है, जब कोई धातु, कोई भी धातु होती है, जो कोई भी धातु वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन तथा नमी के संपर्क में आती है, यानी जब कोई धातु किसके संपर्क में आती है? ऑक्सीजन तथा नमी के संपर्क में आती है, तो क्या होता है? तो धातु की सतह पर एक परत चढ़ जाती है। तो धातु की सतह पर क्या चढ़ जाती है? आप बताओ। धातु की सतह पर एक परत चढ़ जाती है, जो मैं अभी आपको बताया, अभी थोड़ी देर पहले समझाया, थोड़ी बेसिक भाषा में। धातु की सतह पर क्या चढ़ जाती है? एक परत चढ़ जाती है, जिससे धातु धीरे धीरे क्या होने लगती है? नष्ट। धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, धीरे धीरे गलने लगती है, यानी धीरे धीरे खराब होने लगती है, क्षतिग्रस्त होने लगती है, वो होने लगती है। धातु की सतह का धीरे धीरे गलना या नष्ट होना, धातु की सतह का धीरे धीरे गलना या नष्ट होना ही क्या कहलाता है? संचारण कहलाता है। याद रखोगे, जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन तथा नमी के संपर्क में आती है तो उस धातु की सतह के ऊपर एक परत चढ़ जाती है। क्या चढ़ जाती है? उस धातु की सतह पर एक परत चढ़ जाती है, और उस परत के कारण धातु क्या होने लगती है? जिससे धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। और धातु की सतह का धीरे धीरे नष्ट होना या धीरे धीरे गलना ही क्या कहलाता है? संचरण कहलाता है। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण मैंने वही लिखा है जो आपको पता है। उदाहरण वही लिखा है कि लोहे पर जंग लगना। क्या लगना? लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? संचरण का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? आप बताओगे संचरण का उदाहरण है। अगर आपसे पूछे संचरण क्या है तो आप बताओगे संचरण एक प्रकार की प्रोसेस यानी प्रक्रिया होती है। अब लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? आप बताओगे संचरण का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? संचरण का उदाहरण है। अब इसकी रिएक्शन के बारे में बात करें तो जब आयरन होता है वो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन और नमी, ऑक्सीजन यानी कि O2, नमी यानी कि H2O, इससे उपस्थित क्या कर लेता है? आपस में ये सभी चीजें क्रिया करती हैं तो बनता है Fe2O3.XH2O। क्या होता है? .XH2O। यहाँ पे लिख लेना, यहाँ
x बराबर क्या है, जल के अणुओं की संख्या। आप बताओगे x बराबर क्या है, यहाँ पे आप बताओ जल के अणुओं की संख्या, यानी इस x की जगह पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी मान हो सकता है। याद रखोगे इतनी बातें। संचारण क्या होता है, जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन तथा नमी के संपर्क में आती है तो उस धातु की सतह पर क्या चढ़ जाती है, आप बताओ। उस धातु की सतह पर एक परत चढ़ जाती है जिससे धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, जिससे धातु क्या होने लगती है, धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। अब धातु की सतह का धीरे धीरे गलना या धीरे धीरे नष्ट होना, ये आप क्या बताओगे, तो धीरे धीरे नष्ट होना ही संचारण कहलाता है। याद रखोगे इतनी बात है। संचारण की लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण होता है, संचारण का उदाहरण होता है। जैसे आप याद रख सकते हो 2Fe प्लस O2 इजिकल टू H2 प्लस H2 इजिकल टू Fe2O3.X H2O। ये सूत्र होता है जंग का। किसका सूत्र होता है, जंग, जिसे आप रस्ट भी कहते हो, ठीक है। जंग का सूत्र होता है, आपसे कभी कभी ओटी वगैरह में पूछ लेता है, फिर जंग का रासायनिक सूत्र लिखिए। चलिए, आपने इन चीजों को समझ लिया है, समझ लिया तो ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ इसको क्या कीजिए, आप याद रिवाइज भी कीजिए। आप अगर कॉपी पेन पेपर लेके बैठे हो तो क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे साथ ही साथ, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज अभी इस चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद आप कुछ भी काम करना, पहले सब्सक्राइब करो, वीडियो को करो लाइक, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही जल्दी मिल जाए। चलिए, तो मैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। आज इस पार्ट को अपन समाप्त करने वाले हैं। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलेगा। आपको पिछली क्लासेसों और आज की क्लासों के बाद एक चैप्टर कैसा हो जाएगा, अपना समाप्त हो जाएगा। चलिए, इसके एक स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक।